सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कश्यप पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 150 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक देखे थे। दूसरा वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक देखे थे। आज ये आपका तीसरा वीडियो है जो आपको 101 से लेकर 150 तक लेकर चलेंगे हम लोग। ये 150 क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन व्यू से एग्जाम होने वाला है। आप अच्छी तरह से एक एक वीडियो को अच्छी तरह से रिप्ले करके देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि जिनका मैथ में कुछ डाउट है वो क्लियर हो सके, वो मैथ में अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और अपने अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, उसका फायदा उठा सके। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 101 नंबर पर। देखिए x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। यानी आपको ये दिया हुआ है डाटा और आपका इसका समांतर माध्य पूछा है। देखिए समांतर माध्य निकालने का मतलब जानते हैं ना, माध्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ माध्य बराबर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 हो गया। सारे x को हमने जोड़ दिया। संख्या कितना है जरा देख लीजिए, हो सके तो इसको ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको सुविधा रहे समझने में अलग अलग, ठीक है। तो एक यानी डाटा ऐसे गिनिएगा तो सुविधा रहेगा, ऐसे काउंटिंग कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे 1 2 3 4 5 टोटल 5 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ये दे दिया है 5 बाई 5 का संख्या जानते हैं ना। माध्य का फॉर्मूला होता है यानी सारे जो डाटा है उसको जोड़ देंगे, उसकी संख्या से भाग करेंगे, तो इसका माध्यम से निकालने के लिए कहा है। जोड़िए 1 2 3 4 5 x हुआ 5, अंक को जोड़िए 3 और 9 9 18 18 12 30, तो ये आपका 30 हो जाएगा बट्टा 5। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में, अगर आपका मान लीजिए दोनों में सब 5 कॉमन लेते तो क्या आएगा, x प्लस 6 बट्टा 5, 5 से 5 काट दीजिए, जवाब क्या आया x प्लस 6। ये क्या हुआ, ये हमारा इसका माध्य आया। हमसे क्या पूछा था, माध्य पूछा था। तो देखिए x प्लस 6 कहाँ पर है, आपको मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए से जाके मैच करेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। आप जानते हैं सबसे छोटी जैसी अभाज्य संख्या कहेगा तो याद रखिए 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको मालूम है ना, एक भाज्य संख्या नहीं, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, आपका उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आया। अब हमें दोनों का गुणनफल चाहिए, तो 4 2 आप गुना कर लीजिए यानी 4 गुने 2 तो होना चाहिए कितना, 8। सही जवाब खोजिए कहां पर है, ऑप्शन सी में आपको मैच करेगा। सही जवाब सी होगा। चलिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, ठीक, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ऊंचाई बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के लिए √3/2 गुने भुजा, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, बोलिए √3/2 भुजा है 2a, 2 से 2 कट गया, क्या आया √3a। इतना खोजिए कहां पर है √3a, तो √3a यहाँ 3a है, यहाँ √3a ही आपको मैच करेगा, तो ये आपका सही जवाब होगा। ये √3a² है, हटाइए, वो सब नहीं होगा। आइए अगला है दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या, यानी ये बताना चाहता है इस तरह से हम जब ग्राफ खींचेंगे, आपको मालूम है इसको x डैश को x एक्सिस कहते हैं, ये y वो y डैश y एक्सिस कहते हैं। जब आप ग्राफ खींचिएगा, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ कट कर गया, ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब एक जगह काटा, तो आपको मालूम नहीं, सॉल्यूशन पॉइंट होता है x y, हम लोग निकालते हैं। एक अद्वितीय हल होता है जब प्रतिच्छेदी, तो यही कहा दो चर वाले एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या, तो हल क्या होता है, हल का संख्या का मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट। कितना पॉइंट मिला, 1 मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 1। तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन आएगा, 1, सिर्फ 1। आइए एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। अब आइए मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इसको दो जगह काटा है, दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ए पर और एक बी पर। अब बताइए ए बी को आप क्या कहिएगा, जानते हैं ना, वृत्त का अगर कंसेप्ट क्लियर है, इसको हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, हम लोग याद करिए, इसको जीवा कहेंगे। जीवा कहाँ, ऑप्शन ए मैच करेगा।
इस तरह से आपने देखा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक चले हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 106 नंबर में साइन 18 बटा कॉस 72 का मान पूछ रहा है। देखिए दोनों को जोड़ के देखिए 10 8 1 9 90। जैसे ही 90 होगा तो समझिएगा ये कट के 1 आ जाएगा और भाग में कैसे, तो देखिए हम ऊपर में साइन 18 रहने देते हैं। इस साइन कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। देखिए घटा के अगर आप 90 में से 18 घटाओगे तो 72 बचेगा। इस 72 को हमने ऐसा लिख दिया। अब हमको याद होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा हम बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 18 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा साइन 18। अब बताइए ये दोनों कट गया यानी एक, जवाब 1 आएगा। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर होगा ऑप्शन ए में दिया 22, बी में 24, सी में 9 और डी में आपका 21 दिया है। परिसर का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा क्या है? सबसे देखिए गौर से, सबसे बड़ा ये रहा 30 आपका। सबसे छोटा खोजिए इसमें से, तो सबसे छोटा 9, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, यानी हमें 30 में से 9 को घटा लेना है। ये परिसर का फॉर्मूला हो गया, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कितना घटा करेगा? 21। खोजिए, ऑप्शन आपका डी मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। मतलब यहाँ बेलन की बात करता है। मान लीजिए R1 बटा R2, या ऐसे लिख लीजिए R1 बटा R2 बराबर क्या अनुपात है? 2 अनुपात। इसको कहिए 2R, इसको कहिए 3R। हो गया, ये हो गया किसका? तो त्रिज्या का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों का। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है h1 बाई h2, दोनों का ऊंचाई क्या है? 5। तो मान लीजिए 5h और 3h अनुपात, ये अनुपात से तो क्या चाहिए? हमें चाहिए उनके आयतनों का, बेलन का आयतन, यानी हमें चाहिए V1 बाई V2। बोलिए V1 क्या होता है? यानी बेलन का अगर आयतन आपसे पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आप लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर H1, इसको लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर H2, E2 है। चलिए पाई से पाई उड़ा दीजिए। अब हमारे पास आया R1 बाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 बाई H2, ऐसे ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए ऊपर से। देखिए R1 बाई R2 का वैल्यू आपने देखा है कि 2/3 है, यानी काट के, तो इसको लिख सकते हैं आप 2R बाई 3R का स्क्वायर, और H1 H2 का देखे हैं आप 5h बाई 3h, h से उड़ाइए, r से r उड़ाइए। अब आपका आ गया 2 दूना 4, 3 तिया 9, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 गुने 3। अब बताइए कितना, कुछ कटेगा? देख लीजिए नहीं कटेगा। तो कितना है? ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 है, नीचे से नीचे तो 27। तो रिक्वायर्ड अनुपात यानी हम बोल सकते हैं V1:V2 दोनों का अनुपात, तो 20:27। खोजिए कहां पर है? 20:27 आपका ऑप्शन बी में मैच करता है, सही जवाब होगा। आइए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना। आइए मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ से इसका एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये आपका इसका सेंटर केंद्र है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब इस पर देखिए डॉट डॉट करके ये रहा, मिला दिए रेडियस, ये वो है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक। क्या क्या कहा? मिलाइए। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, केंद्र O से मान लीजिए P दूरी है, 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक, ये दूरी है 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। कहता है स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा मान लीजिए इसको A, ये 12 सेंटीमीटर है दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब हमें त्रिज्या को R मान लेते हैं, ठीक है। जानते हैं ना इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाए पाइथागोरस का, तो क्या कहेंगे? यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से कि OA का स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर माइनस AP के स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस से। यानी समकोण त्रिभुज में ये देखिए यहाँ 90 है, तो कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसीलिए आधार का स्क्वायर निकालना था, कर्ण में से आधार इसको घटा लेंगे। तो आइए घटाइए, क्या लिखिएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, A प्लस B माइनस B से एक बार कर दीजिए डायरेक्ट, या नहीं तो ऐसे लिखिए 169 माइनस 144, घटा के आपको 25 आया। ये 25 क्या आया? OA का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? OA चाहिए, तो OA बराबर √25, 25 का निकला 5, तो त्रिज्या 5 होगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। खोजिए
कहां पर है 5, तो ऑप्शन आपके डी में जाके सही आंसर लगेगा 5। आइए, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, मतलब शंकु के बारे में जानना है, जिसको कोण कहते हैं, उसकी त्रिज्या r लिया, ऊंचाई h लिया, तो उसका आयतन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। आप याद रखिए, अगर ये बेलन होता था पाई स्क्वायर एच, तो हमें क्या शंकु है, यानी शंकु का याद रखिएगा बेलन का 1/3 होता है, इसीलिए 1/3 पाई स्क्वायर एच, ये हो गया आपका शंकु का आयतन। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 110 तक देखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो आप जानते हैं कि अगर मूल समान होता है तो उसमें फॉर्मूला होता है ये आपका, याद रखिएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पर b के जगह a है तो क्या लिखिएगा, a का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर b है इसलिए b, और c के जगह पर c है इक्वल टू 0। यानी फाइनल जवाब आपका आया यहाँ से a² माइनस 4bc इक्वल टू 0। खोजिए कहाँ मिल रहा है, a² माइनस 4ac, यानी आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है सही से, देख लीजिए मिला के। ठीक है, लेकिन गलती ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर यहाँ ये a और b का पोजीशन चेंज है इसीलिए वो बदल गया है, a² माइनस 4bc इक्वल टू 0। अगर यहीं पर, अगर यहाँ a होता यहाँ b होता तो ऑप्शन ये आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में कोण a बराबर p, कोण b बराबर q, कोण c बराबर r, तो कहता है समरूप होने के लिए, याद रखिए नाम से डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इसमें कहा PQR समरूप है, CAB नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर P हो जाएगा C के बराबर। आइए PQR त्रिभुज BCA, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि P बराबर B हो रहा है। CBA समरूप है P, तो C बराबर B भी नहीं होगा। त्रिभुज ABC समरूप है PQR, अब इसमें मिलाइए, कोण A P पर मिलेगा, सही है, B Q पर मिलेगा और C R पर जो दिया हुआ, इसलिए सही जवाब आपका आएगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं ना कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। मान लीजिए कि त्रिभुज है आपका ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज है आपका DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा, मान लीजिए इसका AB का स्क्वायर बटा हम लोग DE का स्क्वायर, ये पढ़े हैं रेशियो थ्योरम से, है ना, तो इसमें हम वैल्यू बैठा देंगे। क्या दिया है देखिए, दैट इम्प्लाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64/121, इसको लिख सकते हैं आप AB बटा DE का होल स्क्वायर। ठीक, दैट इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं आप 8/11 का होल स्क्वायर बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या लिखिएगा, यानी AB अनुपात D को हम लिख सकते हैं 8:11। खोजिए 8:11 आपको मैच कर रहा है ऑप्शन ए में, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आइए, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, मिला दिया गया है, 52 पत्ती को अच्छा से मिला दिया गया। आगे बढ़िए, एक पत्ती यदि छया निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना, आप जानते हैं कि 52 गो पत्ती में 26 गो रेड होता है, 26 गो ब्लैक होता है, उसमें 4 इक्का होता है, तो हमें 4 इक्का प्रोबेबिलिटी पूछा है, संभावना, तो हमारा इक्का की संख्या 4, टोटल कार्ड 52, काट दीजिए 1 और यहाँ 13, जवाब आएगा 1/13। खोज लीजिए 1/13 कहाँ पर है, 1/13 आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, इसलिए ही आएगा। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस c/2 का मान, आप जानते हैं कि ए बी सी अगर त्रिभुज का कोण है तो हम जानते हैं यहाँ से a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री होगा। हमें किसको रखना है, b और c को, तो आप यहाँ से लिख सकते हो /2 कर दो, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ से कहेगा a/2 प्लस b प्लस c/2 इक्वल टू, इसका आधा कीजिए तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, b प्लस c/2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a/2। अब यहाँ क्या लगाया है, देखिए लगाया है साइन, तो आप लगा दीजिए साइन, तो क्या कहिएगा, साइन में कहिएगा b प्लस c/2, इधर हो जाएगा साइन, इधर भी 90 डिग्री माइनस a/2। बताइए साइन किसमें बदलता है, कॉस में, तो कॉस a/2 याद रखिए। तो क्या आया, कॉस a/2 कहाँ पर है, सही जवाब आपका सी में मैच कर रहा है, कॉस a/2। अगर साइन है तो कॉस होगा, कॉस होता तो साइन होता, टेन है तो कॉट होगा, बदल जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखें 111 से लेके 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116।
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान। आप जानते हैं कि क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन बहुत आसान है। मुझे कैसे? आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 0 होता है, और मैथ में पढ़े हैं 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए पूरा वैल्यू हो गया 0। ऑप्शन मिलेगा ए, सही जवाब। आइए अगला है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? आप जानते हैं पासा को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक अंक आता है, उस 1 से 6 तक तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? टोटल सैंपल स्पेस 6। अब अभाज्य संख्या नंबर ऑफ ई मान लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2 3 5, मात्र 3 हुआ, इसलिए संख्या इसका 3 हुआ। याद रखिएगा 3 कहने का मेरा मतलब हुआ 2 3 5 मिला के। अब इसकी प्रायिकता हमसे जानना चाहता है कि पीई यानी इवेंट ई की प्रायिकता नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस करेंगे तो 3/6 काट देंगे 1/2। सही जवाब 1/2। खोजिए कहाँ मिलता है 1/2? ऑप्शन ए में मिलता है। चलिए नेक्स्ट, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होते हैं? आपको मालूम है ना, ग्राफ पेपर पर जब हम दो लाइन का ग्राफ खींचते हैं, इसको एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई ओ वाई डैश कहते हैं। जब इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का, देखिए गौर कीजिए, दोनों याद है हर पॉइंट में मिलता है, तभी तो अनंत हल होते हैं। तो इस ऐसे आलेख को हम लोग समपाती के आलेख के नाम से जानते हैं। इस आलेख को क्या कहेंगे? समपाती। मतलब हुआ समपाती रेखाएं, यानी दोनों ग्राफ एक पर आना। समपाती कौन साइड अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हो गया आपका दोनों दो समपाती रेखाएं होगा। कब? जब उसका अनंत हल होगा। याद रखिए यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान। अब देखिए ये तीनों टर्म AP में है, आप याद रखिएगा AP का मतलब क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं, लिखेंगे कि 2p+1, ठीक, माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म में से इसको, सेकंड में से घटाएंगे p+1, ये बराबर देना चाहिए आपको यहाँ से 4p-1 माइनस आपका 2p+1। ऐसे मतलब आपको मालूम है ना कि अगर ये एपी में है तो इतना में से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए क्या आएगा 2p+1 माइनस p-1, यहाँ पर 4p-1 माइनस 2p-1। अब कैलकुलेट कर ले, 2p में से p गया 1 से, तो 1 पहले हटा दीजिए। यहाँ 2p में से p गया तो p, यहाँ देखिए 4p में से 2p चला गया तो 2p और -1 -2 हो गया। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए इसको उधर इसको इधर भेजिए तो क्या लिखिएगा 2 = 2p - p, यानी हमें p का वैल्यू 2 प्राप्त होगा। हटा लीजिए 2p में से p गया तो p बराबर 2। खोजिए p बराबर 2, ऑप्शन बी मैच करेगा। नेक्स्ट, k के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 के मूल कहता है वास्तविक तथा असमान, यानी हमारा d जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। मूल वास्तविक और असमान है, ध्यान देंगे असमान है, समान नहीं कहा है, इसीलिए इतना। तो वैल्यू बैठा दीजिए, बोलिए इसका वैल्यू होता है d का b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए आप b के जगह पर क्या है तो 4 है, तो कहिएगा 4 का स्क्वायर -4। ए के जगह पर क्या है तो ए के जगह पर k है, सी के जगह पर 1 है, ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपका आ गया 16 - 4k ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा 16 जो है ग्रेटर देन होगा 4k के। अब यहाँ से 4 से इसको काट दीजिए तो क्या आया, रिजल्ट आपका आया 4 ग्रेटर देन k। इसको सीधा करके लिखिए तो क्या लिखिएगा, k जो है लेस देन है किससे, 4 से। तो हमारा सही जवाब k < 4 यानी ऑप्शन ए मैच करेगा। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 116 से लेके 120 तक अभी हम लोग किए हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। आप जानते हैं ना कि अगर कोई वृत्त है ये, ठीक है, अगर इसको कोई रेखा एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, ठीक है, एक बिंदु मात्र P पर, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पर्श रेखा। इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। अगर ये दो जगह काटता तब क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा लाइन होता इस तरह से तब क्या उसको बोलते हैं, तब उस समय इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, अगर दो जगह अलग अलग काटेगा तब छेदक कहलाएगा, और सिर्फ एक जगह मान लीजिए ए बी पर काटेगा तो छेदक, लेकिन एक जगह काटेगा तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो सही जवाब आपका क्या आएगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, जीवा होगा नहीं, छेदक रेखा होगा, इनमें से कोई नहीं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। आप जानते हैं ना संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए सही जवाब त्वरण होगा। आइए
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस टेन को लिख देंगे, इसको हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आप जानते हैं सेक ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक नीचे आया तो साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कॉस बाई साइन क्या पढ़े हैं? कॉट, तो जवाब आएगा कॉट स्क्वायर ए। सही जवाब आपका सी में आएगा कॉट स्क्वायर ए। आइए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 यानी 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी आप लिखते हैं पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर, इसका अनुपात 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, 4:1। अब आइए पाई से पाई उड़ा दीजिए, आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से कहोगे r1 बाई r2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको 2/1 का स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या मिला? r1 बाई r2 बराबर 2/1, यानी हम बोल सकते हैं r1 अनुपात r2 जो होगा 2:1 होगा। खोज लीजिए 2:1 कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी में मैच करता है 2:1। आइए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा, यानी यहाँ पर आपको D1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है आपका दूसरा डायगोनल D2 दिया है 40 सेंटीमीटर। तो आप फार्मूला याद रखिएगा, भुजा ए जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज की भुजा ए, इसका फार्मूला होता है √अंडर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, D1 बोले तो 30/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 40/2 का स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए तो 15 होगा, इसको काटिएगा तो 20 और ये 15, कुल मिला के आपका आया 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आप जानते हो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, जोड़ दोगे 625, जिसका वर्गमूल 25 आएगा सेंटीमीटर। तो खोजिए 25 सेंटीमीटर कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए सी में मैच करता है आपका 25, इसलिए 25 आपका आ गया। अब ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 125 तक देखे थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 126। tan 65 डिग्री बटा cot 25 का मान है। जैसा कि देखिए दोनों को जोड़िए, 5 5 10 6 2 8 90, जैसे ही 90 है 90 हो रहा है और tan किसमें बदलता है? cot में, तो एक को बदलिएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, हम tan 65 बटा cot 25 हम इसको लिख सकते हैं tan के रूप में ही 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटा कह दे cot 25 डिग्री, ये बदल जाएगा, tan बदलेगा cot 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, काट दे बराबर 1 आया। ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन ए आपका मैच करेगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी में डी समांतर बीसी है एवं AD बाई DB इक्वल टू 3/5 एवं यदि AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो पूछा है EC का मान। यानी इसको ऐसे समझिए, इस तरह से ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, नाम ABC, इसमें इस DE को ले लेते हैं, DE किसके पैरेलल कहा है? BC के पैरेलल दे दिए। क्या दिया है? AD बाई DB आपका 3, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 5, AE कहता है 4.8, इसको 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये निकालना है इसी का मान। बस थेल्स प्रमेय को लगाइए, क्या लिखिएगा? AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये ना फॉर्मूला होता है थेल्स प्रमेय से, याद रखिएगा ये थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला है, थेल्स प्रमेय लगा दिए, BPT जिसको बोलते हैं। तो AD बाई DB कितना दिया हुआ है? AD बाई DB आपको 3/5 दिया है। AE का मान देख लीजिए कितना है? 4.8 बटा EC। अब हम क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 गुने EC बराबर 4.8 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से आएगा EC का वैल्यू 4.8 गुने 5 बटा 3, इसे काटिएगा 1.6 48, यहाँ हो जाएगा आपका EC का वैल्यू 1685 यानी 8 पॉइंट, यानी आ गया 8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट जवाब क्या मिलेगा आपका? 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2 3 और B है 1 - 3 एवं केंद्रक 3 0 है तो तीसरे शीर्ष C का नियामक ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे समझिए, ये रहा त्रिभुज ABC,
ए का नियामक दिया हुआ है कितना, तो मान लीजिए 2 3 दिया हुआ है, ठीक। बी का नियामक भी दिया है आपका कितना, तो 1 - 3, ठीक है। सी का नियामक को मान लेते हैं हम लोग x, y, और g यहाँ केंद्रक के रूप में याद रखिएगा। अगर ये मिड पॉइंट होता यहाँ पर g, इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको कितना, तो दिया है आपको 3, 0, 3, 0। ये g का केंद्रक क्या होता है, g का केंद्रक का फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि g जो होता है यानी 3 0 वो बराबर होगा g, और तीनों को जोड़िएगा x1 प्लस, फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये फॉर्मूला होता है। याद रखिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 माना जाता है। अब वैल्यू बैठा दीजिए फटाफट, क्या आएगा, g जोड़िए 2 और 1 3 हो गया, 3 प्लस x, तो डायरेक्ट लिखते हैं 3 प्लस x बाई 3। यहाँ पर जोड़िए 3 और -3 कट गया 0, तो यानी सिर्फ 0 प्लस y बट्टा 3 इतना। तो क्या मिल रहा है g, यहाँ से 3 प्लस x बट्टा 3 y बट्टा 3, ये इसको बराबर कर ले तो ये g 3, 0। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, x के बराबर y बराबर क्या आएगा, 3 बराबर 3 प्लस x बट्टा 3, एवं दूसरा वो यहाँ 0 बराबर y बट्टा 3, तो यहाँ से क्या मिला, 3 तिया 9 बराबर 3 प्लस x, एवं यहाँ से 0 गुने 3 जो कि 0 हो जाएगा y, तो यहाँ से आया आपका x का मान, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9 - 3 यानी 6, एवं y का मान 0 गुने 3 0, तो इसीलिए किस फॉर्म में चाहिए हमें, तो एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, सी का नियामक आता है, इसीलिए x, y सी का कोऑर्डिनेट है जिसको लिखेंगे सी, ब्रैकेट में x का मान 6, 0, यानी 6, 0 कहाँ मैच कर रहा है, सी में आपका जाके जवाब मैच कर रहा है, यही जवाब आएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, आपको प्रथम 5 विषम संख्या समझते हैं ना, 1 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 9, तो उसका माध्य निकालना है। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं माध्य बराबर, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आपका 7 प्लस 9, अब बट्टा 5 है तो 5। आप याद रखिएगा, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है संख्या का स्क्वायर, जो अंतिम संख्या होगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 अब बट्टा 5। कैसे जोड़ लीजिए, 4 9 9 7 16, 16 9 25, वैसे भी जोड़ लीजिए तो 25 5, क्या जवाब आया 5। खोजिए 5 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी मैच किया। चलिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, आपको याद रखना है इसके लिए 0 लेस देन इक्वल टू PE, कोई घटना है E लेस देन इक्वल टू 1, यानी समझना है हमको यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है 0, तो हमसे अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम हो जाएगा आपका 1। अगर यही न्यूनतम पूछता तो 0 लगाते। अभी आप 126 से लेके 130 देखे हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 131, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछा गया। आपको बात याद है, हम बता चुके हैं बार बार कि 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1, तो न्यूनतम पूछेगा तो क्या बोलेंगे 0, और मतलब अधिकतम पूछेगा तो +1, तो 0 आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 3 - 4 के कोटि का मान, याद रखिएगा पहला x होता है दूसरा y होता है, x के मान को हम लोग भुज यानी अब्सिसा कहते हैं, y के मान को हम लोग कोटि कहते हैं। हमसे कोटि जानना चाहता है तो क्या होगा कोटि -4, तो सही ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सही ऑप्शन आपका ए में मैच करेगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 5 के भुज का मान, अब इसमें भुज पूछा है तो भुज किसको बोलते हैं, x के मान को, याद रखिए x का मान यहाँ पर 4 है, तो इसको हमारा 4 जवाब आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा। चलिए 134, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, यानी कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी सही जवाब आपका आ जाएगा 1/sin थीटा। अगला है 135, यदि 2 sin थीटा 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 का मान पूछता है। तो यहाँ से आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बराबर 1, तो क्या बोलेंगे साइन थीटा का मान 1/2, यानी साइन में आप जानते हैं 30 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा का मान निकाल लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब हमसे पूछा है 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री, और हम +3 निकाल देते हैं 3, ये cot 30 का मान याद कीजिए, यानी tan 30 कितना था, tan 30 था 1/√3, √3 होगा, तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर आप +3, तो कुल मिला के आएगा 3 × 3
प्लस 3, तो ये हो गया 9 प्लस 3 यानी 12। मैच कराइए 12 कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इस तरह से आपने 131 से लेके 135 तक आपने देखा। फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 136। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, आपको मालूम है ना, वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, वो केंद्र से पास करता है, इसलिए सही जवाब आपका आएगा सी। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसको ऐसे बना लीजिए फोटो ताकि समझ में आपका आ जाएगा। देख लीजिए इस तरह से ए बी सी, ये रहा कितना मीटर है, कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे। इसको मान लीजिए कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, इसकी छाया जो है जमीन पर कहता है 4√3 मीटर पड़ रहा है छाया, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ थीटा है। तो मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी सी, यानी मालूम है आपको टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, इसीलिए तो इसका वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए डायरेक्ट कितना आएगा, ए बी 12 मीटर और नीचे भी लिखते हैं 4√3 मीटर, मीटर से मीटर काटिए 4 तिया 12, 3 इस √3 से इस रूट को काट के √3, यानी आपको मालूम होना चाहिए 3 में 2√3 होता है, आगे आपको √3, ये हुआ टेन थीटा का वैल्यू। बताइए टेन थीटा सही रहा, थीटा में टेन 60 का मान होता है ना, √3, ठीक है, तो इसलिए थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, तो कहिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री आया। तो खोजिए कहाँ पर है 60 डिग्री, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। चलिए अगला, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। जब भी आपसे ए और बी के बीच का समांतर माध्य पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला 1/2 a + b, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। तो हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 1/2। बताइए पहला ए के जगह 13 है और बी के जगह 19 है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 1/2, 9 3 12, 2 1 3 32, काट दीजिएगा 16, ये सही जवाब आपका 16 आया। खोजिए 16 कहाँ है, ऑप्शन बी में मैच करता है। आइए, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हैं तो p का मान, जब मूल बराबर होगा तो उस समय हम बोलेंगे b² - 4ac, यानी जो d होता है 0 होगा, वैल्यू बैठा दीजिए b के जगह -p, तो -p का स्क्वायर -4, a की जगह पर क्या है तो 1 है, c की जगह पर क्या है तो 4 है, = 0। यहाँ से कैलकुलेट होगा p² - 16 = 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि p² = 16, इसीलिए यहाँ से बोलोगे p = ±4, स्क्वायर रूट निकाल दे 16 का, तो 4 ±4 ऑप्शन बी में मैच करता है, सही जवाब बी होगा। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसव ज्ञात करना है। याद रखिए अगर लॉसव पूछेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो ए भी होगा, लेकिन इसी जगह अगर मौसव पूछता है संख्या का तो एक होता है, हमसे लॉसव पूछा गया है, लॉसव हो जाएगा आपका दोनों का गुना। जैसे कि 3 और 5 अगर मान लीजिए अलग अलग है, उसका एलसीएम पूछेगा तो क्या बोलेंगे 15, उसी तरह से अभी आप क्वेश्चन 136 से लेके 140 तक देखे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है, याद रखिएगा कोई भी पॉइंट दिया रहेगा अगर उसका मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो √x² + y² होता है, इसलिए सही जवाब का x² + y² यानी बी ऑप्शन सही है। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन पूछा है। याद रखिए घनाभ का आयतन l × b × h होता है, LBH, सही जवाब का ये होगा। अगर इसी जगह आयतन के जगह अगर उसका विकर्ण पूछता तो √l² + b² + h² मानते, अगर हमको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो ये लगाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, इन दोनों का आधार समान का मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर हुआ, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात, यानी ध्यान रखिए R1 बराबर R2 बराबर R है दोनों का, H1 बराबर H2 बराबर H है। अब हमें क्या चाहिए, एक है बेलन और एक है शंकु, दोनों के आयतन, यानी हमें V1/V2 चाहिए। ऊपर में बेलन है, बेलन का होता है πr1² H1 होगा और नीचे में 1/3 πr2² H2² होगा, H2 होगा स्क्वायर नहीं, बेलन का फॉर्मूला मालूम है ना, बेलन का आयतन 1/3 πr² H होता है। अब यहाँ से देखिए अगर हम पाई से पाई को उड़ा दे, ये 3 ऊपर चला या ऊपर लिखिए इसका वैल्यू, दोनों का r है तो इसको लिखिएगा r² H और इसको लिखिएगा r² H, 2 भी H है तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, 3 ऊपर चला गया, ये 3 जो था उसको ऊपर भेज दिए, r काट दीजिए H से, तो क्या आ जाएगा 3:1, यानी रेशियो हो जाएगा 3:1। तो 3:1 कहाँ पर है ऑप्शन आपका डी में मैच कर रहा है, यही आएगा सही जवाब।
यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब समझिए, यह एक वृत्त है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। दोनों यहाँ पर से केंद्र ले लीजिए इसका, इसको मिला ज्वाइन कर दीजिए आप। मान लीजिए P है, ये एक्सटर्नल पॉइंट A, यहाँ पर B, इस पर से इसको डॉट डॉट कर दीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। कितना पर झुका हुआ है दोनों स्पर्श रेखा? 60 पर। पूरा कोण 60 था, इसका मतलब है ये 30 डिग्री हुआ और ये भी दोनों 30। आपको पता है ना, दोनों बराबर होता है, 30 30 60 हो गया, ठीक है। अब आइए, हमें जानना चाहता है O ले लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें इसमें कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, तो ये 3 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए, यानी इसमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में tan 30 का मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ मेरा आंख है तो ये मेरा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। यहाँ 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका बीत यानी P/B। हम डायरेक्ट लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर यहाँ से किस ट्रायंगल में, तो लिख देते हैं त्रिभुज यानी POA में। ध्यान दे, POA में, ठीक है। लिख दिए tan 30। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए तो लंब तो OA बटा आधार तो AP। अब यहाँ से हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 और OA का वैल्यू दिया हुआ है 3/AP। क्रॉस गुना करेंगे तो AP बराबर आएगा 3√3 सेंटीमीटर। खोजिए 3√3 सेंटीमीटर कहाँ पर है? 3√3 सेंटीमीटर आपका C में मैच करता है। सही जवाब। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इसका भी हो गया हमारा 3√3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होता है ना, इसलिए 3√3 सेंटीमीटर। आइए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n के बराबर है। आप जान लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आप EP पर बनाएंगे, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस घटा के देखिएगा 1 है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा n × 8 + 1/2। ये याद भी रखना है आपको, डायरेक्ट 1 से लेके n तक पदों का योगफल n × 8 + 1/2 होता है। ये आपका 141 से 145। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 146। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है? यानी यहाँ पर आपको याद रखिएगा, A दिया हुआ है, A हुआ 1, ठीक है। D निकाल लेते हैं, 4 में से 1 गया तो 3 आया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ an का वैल्यू दिया हुआ है 88 और n बराबर व्हाट, n निकालना है, ठीक है। आप फार्मूला जानते हैं an का A + n - 1 × D। कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ 88, यहाँ पर A के जगह 1 और यहाँ n के जगह n - 1 और D के जगह 3। कुल मिला के यहाँ से 88 - 1 बराबर ये n - 1 × 3 रहने देते हैं, 1 को इधर कर दिए, ये हो जाएगा 87 और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आइए, n - 1 काट दीजिएगा 29, यहाँ से आया 29 + 1 बराबर n, यानी n का वैल्यू 30 आया। 30वां पद हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब AC में मिलेगा। 30वां पद जो होगा इस AP का 88 होगा। 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर, यहाँ पर फेंट होगा, फेंट कर उसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? आप जान लीजिए कि टोटल 52 को पत्ती में, यानी हमें बादशाह पूछा है ना, तो बादशाह के टोटल जो होते हैं वो आपका 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। 2 रेड और 2 आपका ब्लैक। तो हमें लाल रंग का चाहिए, तो 2 लाल होगा और टोटल 52 है, काट देंगे तो कितना आएगा 26, यानी 1/26 इसके आंसर आने चाहिए। कहां पर मैच करता है? तो आंसर बी में मैच करता है, ठीक है। 1/26। आइए, बिंदु -3 5 किस पाद में स्थित है? इसे पहले ही बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। ये 4 क्वाड्रेंट होता है बारी बारी से। ये रहा आपका x, ये x डैश कहलाता है, ये y, ये y डैश कहलाता है। इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ। इसका साइन प्लस प्लस होता है क्योंकि यहाँ x प्लस है, y प्लस है। इसका माइनस और प्लस होता है साइन, इसका माइनस और माइनस साइन होता है, इसका प्लस और माइनस है। साइन देख के हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई x पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो x, 0, अगर ये y पर कोई पॉइंट लेना है तो 0, y, याद रखिएगा। चलिए, हमें क्या पूछा है?
माइनस माइनस किस पाद में है, तृतीय, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा तृतीय पाद सही जवाब आएगा। चलिए, किसी लीप ईयर में 53 संडे होने यानी रविवार होने की प्रायिकता, याद रखिएगा लीप ईयर का मतलब समझते हैं ना, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, पूरा साल आपका 366 दिन का होता है। अगर इसको 7 से आप भाग देंगे तो देख लीजिए, भाग देके 5 बचा 1, ठीक है, कट गया, तो यहाँ से हो गया कितना आपका 16 यानी 5, और यहाँ से 14 घटा लीजिए 2 दिन रेस्ट बचता है, यानी 52 वीक 2 दिन। ये 2 दिन का जब हम बनाते हैं तो 2 दिन का हम सेपरेट बनाएंगे तो हमारा इसका सिंपल स्पेस, इसीलिए हमारा 2 संडे आएगा। कैसे, कौन कौन मेरा सपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ एस तो 7 हो जाएगा, लेकिन मेरा सपोर्टर जो नंबर ऑफ ई होगा वो 2 दिन कौन कौन होगा, मान लीजिए संडे और मंडे वाला होगा एक पेयर, और दूसरा पेयर होगा आपका सैटरडे और संडे, ये मेरा सपोर्टर होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी संख्या 2 होता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई पूछेगा तो आप बताइएगा नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो आ जाएगा 2/7। आपको याद रखना है कि लीप ईयर में कोई भी दिन, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, कोई भी दिन पूछेगा तो उसका 2/7 आएगा। इसलिए सही जवाब हम क्या लिखेंगे, 2/7। लेकिन अगर यही बात, अगला क्वेश्चन देखिए 150, किसी सामान्य साल यानी जो ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसमें मात्र 365 दिन होता है यानी फरवरी 28 दिन का होता है, उसमें पूछता है 53 संडे होने की प्रायिकता। संडे पूछे इसका 1/7 हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ रेस्ट 365 करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा 1 दिन, इसमें तो नंबर ऑफ 7 होगा लेकिन हमारा सपोर्टर कोई 1 दिन होगा, इसीलिए हमारा उसका जवाब 1/7 आता है। इस तरह से आपका 46 से लेके हमने 150 तक दिखाया। टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 1 से लेके आज तक यानी 150 हो गया है, ठीक है। ये सारा 150 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैट्रिक आपका परीक्षा होने वाला है उसमें एक एक क्वेश्चन आपको आने की संभावना 99.9% है, इसीलिए आप अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन को देख लेंगे, 150 क्वेश्चन को, इसी में से आपका 50 ऑब्जेक्टिव मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कंसेप्ट पर आधारित रहेगा, इसलिए आप अच्छा से इसको सीख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।